Good morning, students. Now, in continuation with the initial lecture, where we had studied the IR spectra of various compounds, and we said that the spectra or the peaks obtained in case of IR, they depend upon the nature of the group present, and various effects जो हैं वो भी हमने पढ़े कि किस प्रकार से कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं वो किस प्रकार से पीक्स की पोजीशन जो है उसको डिफाइन करते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर ग्रुप्स के जो आईआर हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो ग्रुप हम ले रहे हैं वो है आईआर ऑफ एल्डिहाइड। जैसा कि हमें पता है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें जो CHO है, यानी एक तरफ एल्काइल ग्रुप है कार्बन के और एक तरफ हाइड्रोजन है, और कार्बोनिल ग्रुप जो है इसमें उपस्थित है एल्डिहाइड्स में। इम्पॉर्टेंट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इस कंपाउंड में, जब ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो कौन कौन सी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इसमें होंगी उनको जब हम कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले आता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग। As described above, that in saturated aliphatic aldehydes, a strong absorption band in the region of 1740 से लेके 1720 सेंटीमीटर इनवर्स तक ऑब्जर्व की जाती है ड्यू टू दी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बट इफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन और इन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, तो ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, टुवर्ड्स 1715 से लेके 1695 सेंटीमीटर रीजन तक, यानी लोअर साइड में जो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी अगर कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में है या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं। बेसिकली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लोअर वेवलेंथ या वेव नंबर रीजन में शिफ्ट हो जाएगा। फिर आता है कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इन एल्डिहाइड्स। The stretching vibrations are present due to the presence of carbon and hydrogen bond. तो CHO aldehydes में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस बताई, ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होने की वजह से भी, इनकी वजह से भी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं वो आएंगी। Most of the aldehydes show two absorption bands in the form of doublet, और ये जो डबलेट पाया जाता है ये भी काफ़ी इंटेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम प्रोपेनॉल का आईआर लेते हैं और बेंजील्डिहाइड का, तो आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपेनॉल यदि हम देखते हैं तो ये जो हमारा डायग्राम है जिसमें कि हम आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपेनॉल दिया हुआ है, इसमें इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड हमें कहाँ पर प्राप्त होता है, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे, जो कि किसकी वजह से है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से है। ऐसे ही जो कैरेक्टरिस्टिक डबलेट है कार्बन और हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड में प्रेजेंट है, उसमें जो ये प्रेजेंट है पीक वो है 2820 सेंटीमीटर इनवर्स पर और 2715 सेंटीमीटर इनवर्स पर डबलेट जो है वो पाया जाता है। तो आईआर स्पेक्ट्रम प्रोपेनॉल का, तो बेसिकली जब हम आईआर स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो पीक्स की पोजीशन है ये एक डेफिनेट वेव नंबर पे जो है वो पाई जाती है किसी भी केस में। और हमने जैसे इनिशियली पढ़ा था कि कुछ रीजन जो है इसका फिंगरप्रिंटिंग रीजन होता है और कुछ रीजन ऐसा है जिसमें कि एब्जॉर्प्शन पीक जो फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। तो उससे हम किसी भी कंपाउंड को उसके स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी कंपाउंड का, जैसे हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा भी अपने आप में उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब यदि हम आईआर स्पेक्ट्रा कीटोन्स का लें तो कीटोन्स में और एल्डिहाइड्स में जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल ग्रुप्स बिसाइड्स द कार्बोनिल ग्रुप। दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड्स में भी प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप कीटोन्स में भी प्रेजेंट है। ओनली डिफरेंस इज देयर वन एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, वेयर एज हियर टू एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट।
तो अगर हम कीटोन का IR स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो अब्जॉर्प्शन बैंड आता है वो कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एज डिस्क्राइब्ड अबाव, द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन डाई एल्काइल कीटोन्स, the absorption band is observed in the region of 1725 से लेके 1705 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ऐसे ही एल्काइल कीटोन्स की बजाय यदि एराइल कीटोन्स है तो ये जो अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर चला जाएगा, 1700 से लेके 1680 सेंटीमीटर इनवर्स में। वाई एल्काइल डाई एल्काइल कीटोन्स में और एराइल कीटोन्स में जो बेसिक डिफरेंस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगेन जो वेव नंबर की है वो क्या हुआ है, इट इज़ डिक्रीजिंग। यानी कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यदि हम डाई एल्काइल कीटोन की देख रहे हैं और वही चीज़ फिर हम एराइल कीटोन की देख रहे हैं, तो व्हाट वी से इज एल्काइल और एराइल में जो बेसिक डिफरेंस आया है, एराइल ग्रुप की उपस्थिति की वजह से अगेन कॉन्जुगेशन इज देयर एंड कॉन्जुगेशन इज लीडिंग टू द डिक्रीज इन द वेव नंबर। यानी अब्जॉर्प्शन पीक जो है वो कहाँ पर आई है, लोअर वेवलेंथ लोअर वेव नंबर रीजन पर गई है। फिर ऐसे ही जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों साइड में कार्बन प्रेजेंट है। वाई? बिकॉज एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो इन केस ऑफ एलिफैटिक डाई एल्काइल कीटोन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O, C ग्रुप, कार्बन 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 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन बेंडिंग वाइब्रेशंस आर ऑब्जर्व्ड। तो यानी अगर हमारा डाई एल्काइल कीटोन है एलिफैटिक, तो ऐसे में हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं जिसमें सेंटर कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो तीनों कार्बन्स हैं, लीनियर कार्बन्स हैं, उसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है और यहाँ पर बेंडिंग वाइब्रेशंस भी हैं। तो 2 टाइप की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी हैं और बेंडिंग वाइब्रेशंस भी हैं, और ये सफिशिएंट इंटेंसिटी पर ऑब्जर्व की जाती हैं एट अ रीजन ऑफ 1300 सेंटीमीटर से लेके 1100 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ये जो एब्जॉर्प्शन है, दिस इज़ एट हायर फ्रीक्वेंसी इन एरोमेटिक कीटोन्स। तो अगर हम IR स्पेक्ट्रा ऑफ एसीटोन देखते हैं तो ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड इंटेंस अब्जॉर्प्शन बैंड with the frequency 1705 centimeter inverse is observed. फिर इसमें नेक्स्ट आता है कि कार्बन कार्बन कार्बन, जिसमें सेंटर कार्बन जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस है एंड इंटेंस एब्जॉर्प्शन बॉन्ड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1210 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। तो ये जो स्पेक्ट्रम दिया गया है ये IR स्पेक्ट्रम एसीटोन का है। तो ये जो पीक्स हैं उनकी पोजीशन और उनकी इंटेंसिटी जो है वो स्टडी करके हम किसी भी कंपाउंड के IR की स्टडी करके उसके स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आता है IR स्पेक्ट्रम ऑफ 2-ब्यूटेनोन। यहाँ पर एक साइड मिथाइल ग्रुप है और एक साइड हमारा इथाइल ग्रुप है। तो कंपाउंड जो है वो हमारा क्या है, IR स्पेक्ट्रम किसका ले रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं 2-ब्यूटेनोन का। ए सफिशिएंट इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज ऑब्जर्व्ड। यानी ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से हमें प्राप्त हुई है वो कहाँ पर मिली है, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर। फिर ऐसे ही एक सफिशिएंट इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड विद फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कार्बन 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 इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द सेंटर, उसमें जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस है उसकी वजह से ये 1190 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होती है। तो 2-ब्यूटेनोन में एक जो पीक है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स में वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से है जो कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से, और दूसरा जो 1190 सेंटीमीटर इनवर्स पर है
वो क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि उसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस किसकी वजह से हो रही हैं? बिकॉज 3 कार्बन एटम्स लीनियर पोजीशन में हैं, जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सेंटर पोजीशन पे जो कार्बोनिल ग्रुप है। फिर इसमें जो नेक्स्ट हम स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं वो है IR स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटोफिनोन। Now, due to the presence of carbon double bond carbon group in conjugation with the C double bond O group, because the compound is acetophenone, one side में benzene ring है, दूसरी साइड में alkyl group है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड्स की वजह से किस में है? कॉन्जुगेशन में है। तो द ग्रुप इज इन कॉन्जुगेशन, दैट इज वाई जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग, द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट कंपैरेटिवली लोअर वेव नंबर, that is 1683 centimeter inverse. In aromatic ketones, due to the stretching and bending vibration, absorption occurs at comparatively higher wave number, जो कि 1260 सेंटीमीटर इनवर्स पर है। तो एरोमेटिक कीटोन्स में स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन की जो एब्जॉर्प्शन है वो कंपैरेटिवली हायर वेवलेंथ हायर वेव नंबर पर जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे को एसिटोफिनोन उसका जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह से हमें प्राप्त होगा, जिसमें कि यहाँ पर 1683 सेंटीमीटर इनवर्स पे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से है, और 1260 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये जो है किसकी जो पीक नज़र आ रही है वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन एटम्स इन द लीनियर पोजीशन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर आता है IR स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं वो 3 टाइप के अब्जॉर्प्शन बैंड्स हमें किसकी वजह से प्राप्त होंगे? जैसे OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसलिए OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से भी हमें पीक की प्राप्ति होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिमेन एज मोनोमर इन द गैसियस और द डाइल्यूट सोल्यूशन स्टेट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये मोनोमर्स के रूप में रहते हैं, जबकि वो गैसियस और डाइल्यूट सोल्यूशन की स्टेट में रहेंगे। इन दिस पोजीशन एब्जॉर्प्शन बैंड इज ऑब्जर्व्ड विद लेस इंटेंसिटी एट 3580 से लेके 3500 सेंटीमीटर इनवर्स तक। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स ए डाइमर by associating 2 molecules through the hydrogen bonding in solid, liquid या फिर concentrated solution। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाइल्यूट सॉल्यूशंस में होते हैं या गैशियस फॉर्म्स में होते हैं तब तक तो ये मोनोमर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, और ये लेस इंटेंस बैंड्स कहाँ पर दे रहे हैं? OH स्ट्रेचिंग की वजह से 3580 से लेके 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर। परंतु जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स या तो वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड में भी हो, तो कंसनट्रेटेड पोजीशन में हो, स्टेट्स में हो, ऐसे केस में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो डाइमर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो डाइमर है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो डाइमर्स हैं उनमें रेजोनेंस पाया जाता है और फ्री OH ग्रुप इज एब्सेंट। अब ऐसे केस में जब डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो यहाँ जो हमारे पास फ्री OH ग्रुप अभी तक उपस्थित था वो फ्री ग्रुप जो है अब नहीं प्रेजेंट होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस गिव्स अ ब्रॉड बैंड एट द पोजीशन 3300 सेंटीमीटर से लेके 2500 सेंटीमीटर इनवर्स तक, यानी एक मोनोमर और डाइमर की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम लिक्विड स्टेट में, दैट टू इन द डाइल्यूट सोल्यूशन, या गैसियस स्टेट में कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्यूशन रख के उसका IR लें और ऐसे ही सॉलिड का IR लें तो दोनों के IR में फ़र्क प्राप्त होगा। वाई? बिकॉज वो वहाँ पर मोनोमर फॉर्म में है और यहाँ पर डाइमर फॉर्म में है, जिसकी वजह से OH ग्रुप जो है फ्री पोजीशन में उपस्थित नहीं होता। Now comes the carbon double bond oxygen stretching vibrations in case of carboxylic acids.
तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स शो अ स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन बैंड एट 1760 सेंटीमीटर इनवर्स. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन मोनोमर्स form, whereas dimer form shows the absorption band in the region of 1720 से लेके 1706 सेंटीमीटर इनवर्स पे. If an intermolecular hydrogen bond is present in case of carboxylic acid. अब क्या है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंट्रामोलिकुलर के साथ साथ इंटरमोलिकुलर भी प्रेजेंट हो सकता है. तो इफ़ एन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उस केस में क्या होगा? देन द एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्ट्स. अब क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो बैंड है वो क्या करता है? लोअर वेव नंबर रीजन में शिफ्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सैलिसिलिक एसिड द एब्जॉर्प्शन बैंड जो है 1665 सेंटीमीटर इनवर्स पे पाया गया है. सिमिलरली इफ द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप इज कॉन्जुगेटेड विथ कार्बन डबल बॉन्ड then the absorption band shifts towards the lesser wavelength region. In case of alpha beta unsaturated acids, ये जो है 1706 से लेके 1680 सेंटीमीटर इनवर्स तक पाया जाएगा. तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स के केस में तो ये 1706 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पे है. तो यहाँ ये बात निर्भर कर रही है कि वो बैंड की पोजीशन जो है कैसे परिवर्तित हो जाती है, वेदर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंट्रामोलिकुलर और वेदर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंटरमोलिकुलर. तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स की प्रेजेंस जो है वो अलग अलग पोजीशंस पर बैंड देगी. फिर इसमें आता है कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बेंडिंग वाइब्रेशंस. इनिशियली हमने कहा था कि आईआर स्पेक्ट्रम जो है हमें वाइब्रेशनल लेवल्स पर जो ट्रांजिशंस होते हैं उसकी वजह से है और उसमें हमने बेसिकली स्ट्रेचिंग और बेंडिंग टाइप की वाइब्रेशंस पढ़ी थी. तो स्ट्रॉन्ग अब्सॉर्प्शन बैंड इज ऑब्जर्व्ड इन द रीजन ऑफ 1320 से लेके 1210 सेंटीमीटर इनवर्स पर और 1440 से लेके 1395 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि किसकी रिजल्टेंट है? कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग की वजह से है और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बेंडिंग वाइब्रेशंस जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में उपस्थित हैं. वंस अदर देन दिस वन ब्रॉड एंड मीडियम इंटेंसिटी अब्जॉर्प्शन बैंड इन द रीजन 960 से लेके 875 सेंटीमीटर पर भी बैंड को ऑब्जर्व किया जाता है. वो किस वजह से है? क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो बेंडिंग वाइब्रेशन टाइप की है और वो भी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से. OH ग्रुप की जो उपस्थित है उसमें आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होती हैं जिसकी वजह से वो 960 से लेके 875 सेंटीमीटर इनवर्स तक क्या शो करता है? बैंड का फॉर्मेशन शो करता है. आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपियानिक एसिड, अगर हम प्रोपेनोइक एसिड का आईआर स्पेक्ट्रम यदि हम प्रोपेनोइक एसिड का देखते हैं तो ये जो प्रोपेनोइक एसिड का स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं तो मेनली जो अब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर आते हैं उन चीज़ों को यदि हम देखते हैं तो ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, ए ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड इज ऑब्जर्व्ड, a broad absorption band is observed at 3500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पर. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. एंड इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड 1700 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके किस वजह से है? बिकॉज ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग. ऐसे ही एब्जॉर्प्शन बैंड 1220 सेंटीमीटर इनवर्स पे बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग. एब्जॉर्प्शन बैंड 920 बिकॉज ऑफ OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि प्रोपेनोइक एसिड में किस किस की वजह से एब्जॉर्प्शन बैंड्स आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से,
कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बेंडिंग वाइब्रेशन से। तो ये अलग अलग पोजीशंस पर हमें इसकी जो बैंड्स हैं उनकी प्राप्ति हो रही है। फिर आते हैं IR स्पेक्ट्रम ऑफ एसिड एमाइड्स। The absorption bands are observed in the following region for primary amides. वो जो amides हैं, if they are of the primary amide nature, तो NH stretching vibrations in amides in solid state, 2 absorption bands are obtained. NH stretching vibrations की वजह से 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पर और 3180 सेंटीमीटर इनवर्स पर, किस वजह से? बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो दो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, उसकी वजह से NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बैंड्स हमें दो पाए जाते हैं। फिर आते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो कि एमाइड्स में प्रेजेंट है। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एमाइड्स में प्रेजेंट हों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में प्रेजेंट हों, एल्डिहाइड्स में प्रेजेंट हों या फिर वो कीटोन्स में प्रेजेंट हों, इनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर ये बैंड्स आएंगे वो हमेशा अलग अलग होंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पढ़ी थी, जो ग्रुप्स उसके पास में अटैच्ड हैं उनका इन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एमाइड में देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1695 से लेके 1630 सेंटीमीटर इनवर्स पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जबकि एमाइड सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो। ये जो एमाइड के लिए सॉलिड स्टेट में बैंड जो है वो शिफ्ट हो जाता है जब वो सोल्यूशन स्टेट में होता है और हायर वेव नंबर रीजन में चला जाता है। The reason for this is that the quantity of hydrogen bond between carbon double bond oxygen group and NH2 group decreases on dilution. तो solution form में जब होगा तो इसकी बैंड की शिफ्टिंग किस वजह से हुई? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2 के ग्रुप के बीच में है, जैसे जैसे सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी कम हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है NH बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ एमाइड्स जो कि सेकेंड बैंड है। एन एब्जॉर्प्शन बैंड इज ऑब्जर्व्ड एट द पोजीशन ऑफ 1655 से लेके 1620 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जो कि NH बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं जो सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ये एमाइड सेकेंड बॉन्ड कहलाता है। यही चीज़ अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशंस में लेते हैं तो वो लेसर वेव नंबर की तरफ चला जाता है एट अ रीजन ऑफ 1620 से लेके 1590 सेंटीमीटर इनवर्स तक। दूसरे जो वाइब्रेशनल बैंड्स हमें मिलते हैं, वन अब्सॉर्प्शन बैंड इज़ नियर 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रेचिंग इन एमाइड्स except other absorption peaks due to rocking of NH group, one broad band at 750 से लेके 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और वैगिंग की वजह से जो है वो 800 से लेके 666 सेंटीमीटर इनवर्स तक पाया जाता है। तो अगर हम बेंजामाइड का IR देखते हैं तो यहाँ पर हमने पीक्स के साथ साथ ये शो करा हुआ है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से, बेंडिंग की वजह से अलग अलग जगह पर और NH की स्ट्रेचिंग की वजह से हमें अलग अलग वेव नंबर्स पर हमें IR के जो पीक्स हैं उनकी प्राप्ति होती है। तो NH जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो 3500 से लेके 3300 सेंटीमीटर इनवर्स तक है, जो कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन की वजह से है। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसका 1659 पर है। NH बेंडिंग की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से जो है 1626 तक है। कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैंड की वजह से 1403 सेंटीमीटर इनवर्स पर है। अब इन ग्रुप्स की, इन कंपाउंड्स की जब हम IR स्टडी करते हैं तो बेसिक इन्फ्रेंस ये निकल के आता है कि हर ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिसाइडेड है, और इसी की वजह से हम किसी भी कंपाउंड का IR स्टडी करने पर उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप्स, उसमें उपस्थित कितने नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आदि आदि के बारे में उनका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो अननोन कंपाउंड्स भी हैं उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट
किया जाता है। तो ये डाटा हमारे पास अवेलेबल होने की वजह से कि कौन सा ग्रुप किस तरह की फ्रीक्वेंसी पर या किस तरह के वेव नंबर पर पीक्स देगा, उस डाटा को रिलेट करके हम किसी भी कंपाउंड का या जो अननोन स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू।